हेलो एवरीवन। तो आज हम कॉन्वर्सेशन बेस करना चाहेंगे पहले कि चालू कैसे होने वाली है। मैं इंडियन थनपक बनाऊँ, हमारे भाई मैं साहब पेड़ फ्री बने हैं। हाँ, वो पेड है। तो अभी डेविल्स एडवोकेट मैं बनने वाला हूँ। आई विल बी एडवोकेटिंग फॉर ये ऑल द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एवरीथिंग व्हिच इज इम्पैक्टिंग अर्थ वगैरह। मैं पूरी नेगेटिव पिक्चर दिखाना, मैं डेविल्स एडवोकेट तो नहीं, गलत वर्ड, बट मैं पूरी ऐसी नेगेटिव वाली पिक्चर आपके सामने रखना चाहूँगा, जितना मुझे पर पता मैं है तो बेस्ड पेड़ ऑन हूँ माय। ना, तो मैं जीवन और रूट से जुड़ा हुआ हूँ। मैं तो सिर्फ सच ही बोलता हूँ, चाहे वो कड़वा हाँ, हो या मतलब मीठा। सच का तो पता नहीं, बट हाँ, तो हमारे भाई साहब विल प्रोवाइड अ मिक्स ऑफ द नुआंसेस और थोड़ा सा एक लेवल ऑफ नुआंस ऐड करेंगे पूरी कन्वर्सेशन के अंदर कि क्या पॉजिटिव हो रहा है और क्या कर रही है सरकार, तो कुछ कर रही है। तो आई डोंट थिंक ज़्यादा कुछ हो रहा है, बट पहले तो हम धनबाद कन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहेंगे। साहब कॉन्टेक्स्ट सेट करिए। हाँ, तो हम आज बात करना चाहते हैं क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो दोनों सेक्टर्स कैसे इम्पैक्ट होने वाले हैं, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द बिगर सेक्टर जो कि इंडिया को आज की डेट में इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि इंडिया इज वेरी इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी राइट नाउ। इंडिया बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, इंडिया बहुत ज़्यादा मार्केट्स को डेवलप करने की ट्राई कर रहा है। मार्केट अगर डेवलप हो गया तो सबका लिखा है। ऑल्दो एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा उससे, और एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा तो एनर्जी में डिस्ट्रप्शंस क्या आने वाली है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है, ये तो रियलिटी है। लेकिन उससे हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आएगा उसकी बात करना चाहेंगे। ट्री भाई साहब कुछ मिस हुआ तो बताएंगे क्या? बेसिकली पॉइंट यही है कि कैसे हम जो इतना आगे आ गए हैं पिछले 100-150 सालों में, और जैसे आज हम कोल पावर प्लांट से अपने लाइफ को रन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और एवरीथिंग के ऊपर। कैसे हमारा घर, हमारा खान-पान, हमारा हर एक जो लाइफ जीने का तरीका है, वो अब इतना आगे आ गया है क्लाइमेट चेंज और सब इफ़ेक्ट करके। तो अब कैसे वो हम लोग को टोटली इफ़ेक्ट करेगा और हमारी इकोसिस्टम को इफ़ेक्ट कर रहा है। आने वाले टाइम में हमारे लिए कॉस्ट्स बढ़ेंगे उसकी वजह से, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आज। और एक लास्ट कावे विच इज ये वीडियो इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन आवर ओपिनियंस। हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, प्री प्रो डिस्कशन रहने वाली है, तो हम ज्यादा कुछ आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के सामने नहीं रखने वाले। जितना शॉर्ट एंड क्रिस्प और जितना सिंपल होगा उतनी सिंपल रखने वाले। ऑल द रिसोर्सेज हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, चेक द डिस्क्रिप्शन पेज। दे आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज जो कि पेपर्स लिखे जा रहे हैं, जो कि यूएस और यूके लिख रहा है, क्योंकि उनके पास ज्यादा लिटरेचर, ज्यादा डेटा अवेलेबल है इस चीज का। और वो डेटा इंडिया के ऊपर भी एप्लीकेबल और रेलेवेंट है, बिकॉज क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल फिनोमेना। सिर्फ कंट्री स्पेसिफिक फिनोमेना नहीं, तो जो उनके यहाँ पे हो रहा है वो सेम पैटर्न हमारे यहाँ पे भी हो जाएगा। अगर नहीं हुआ है तो हो जाएगा फ्यूचर में। और यूएस का हाँ जी डेटा सर। उठाने का रीज़न ये है क्योंकि यूएस के पास बहुत माइन्यूट लेवल का डेटा है। इंडिया और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ का इतना माइन्यूट लेवल का डेटा नहीं होता है, और जब भी कोई क्लाइमेट शिफ्ट्स होता है, ऐसा नहीं होता कि क्लाइमेट शिफ्ट सिर्फ अमेरिका में हो रहा है और पूरा दुनिया इफेक्ट नहीं होता इस चीज़ से। अगर वहाँ एक्सेस हीट पड़ रहा है, तो कहीं एक्सेस ठंड भी पड़ रहा है, या कहीं एक्सेस लाइक होता है विंड पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। हर एक जगह जहाँ भी इस धरती पे लाइक होता है ना, कहीं पे भी थोड़ा-सा भी चेंज आ रहा है ना, तो उसका रिपल इफेक्ट्स पूरे धरती पे फील होता है अलग-अलग जगह के ऊपर में, अलग-अलग तरीकों से। सो तो चलिए अब हम फर्स्ट लेग ऑफ द कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना चाहेंगे, व्हिच इज एनर्जी सप्लाई डिसरप्शंस ड्यू टू हीट। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं, तो एनर्जी सप्लाई में डिसरप्शंस तो आने वाले हैं। अगर आपको पता भी हो तो डिस्कॉम्स और जितने भी आपकी एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपनीज आज की डेट में इंडिया के अंदर और थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो एक मार्जिन रख के रखते हैं, एक लॉस ऑफ ट्रांसमिशन, जो कि हीट की वजह से लॉस हो जाती है एनर्जी। अब जैसे जैसे तुम आपका एम्बिएंट टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जो इसके अंदर वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, अगर वो बढ़ता जाएगा तो वो हीट बहुत जल्दी अटेन होगी और वो लॉस बहुत ज्यादा होगा। तो दैट्स द एम्बिएंट इकोनॉमिक लॉस फॉर अस। एम्बिएंट एम्बिएंट हीट मतलब मैं अभी यहाँ पर बैठा हूँ, मैं कोई पंखा वंखा कुछ नहीं चलाऊंगा, जो नेचुरल हीट मेरे आसपास है दैट इज एम्बिएंट हीट, जो कि हम घर में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो कि ग्लोबली आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी वजह से होगा। सेकंड चीज जो आ रही है इकोनॉमिक लॉस, ये फर्स्ट लेग है। सेकंड लेग जो हम बात करना चाहेंगे इसके अंदर एनर्जी ट्रांसमिशन डिस्ट्रप्शन के अंदर, विच इज कि आप बेशक रिन्यूएबल एनर्जीज कर लो, बेशक आप नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कर लो, लेकिन आपका डिस्ट्रप्शन दोनों में आएगा। क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर बैटरी इज अ वेरी बिग कंपोनेंट। वो डायरेक्टली बनाकर अगर ट्रांसमिट भी करना चाहते हैं तो प्रोसेसिंग के लिए एक लेग आपको बीच में डालना पड़ता है, तो ट्रांसमिशन का लॉस मैंने अभी आपको समझा दिया। अगर वो स्टोर करके और फिर उसको प्रोसेस करके आगे बेचना चाहेंगे तो बैटरी इज अ वेरी बिग कंपोनेंट। बैटरी को कूल रखना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। और बैटरी इज लाइक ह्यूमंस, हमें ना ज्यादा ठंड पसंद है, हमें ना ज्यादा गर्मी पसंद है, हमें आप बीच में ऐसा सौंधा सौंधा टेम्परेचर दे दो, हम 100 बच्चा बनकर रह जाते हैं। तो बैटरीज का भी सिमिलर है। बैटरी 100 बच्चा बनना चाहती है, लेकिन बैटरी को 100 बच्चा बनने नहीं दे पा रहे हम, तो वहां पर भी एक एनर्जी लॉस का चांसेस है। तीसरा जो सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है, विच इज इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि डिस्ट्रप्शन तो चलो हो रही है, बट डिस्ट्रप्शन चलते रहेंगे, लेकिन एनर्जी कंजम्पशन हम कम नहीं कर पा रहे। एनर्जी कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, एनर्जी कंजम्पशन बढ़ने के चलते आपका उतना हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे एक पॉइंट के बाद, क्योंकि हमारे सिस्टम उतने एफिशिएंट नहीं है। वो सिस्टम एफिशिएंट बनाना इज अ चैलेंज। अब हम ट्री भाई साहब की तरफ जाना चाहेंगे, अगर कुछ ऐसा पॉजिटिव आउटलुक है तो इसके अंदर, बाकी हमें तो देखो पॉजिटिव आउटलुक तो देखिए पता नहीं इसमें क्या है, बट जैसे अब जितना जैसे आपका कंजम्पशन बढ़ रहा है, देखिए आप समझिए एक कोल पावर प्लांट है, हमारा आज भी मेजर एनर्जी कोल से ही आता है, तो इसलिए कोल की बात कर रहा हूँ अभी। अगर मेरा एक कोल पावर प्लांट है, जहाँ पे होता है ना मेरा पीक डिमांड, उसमें कैपेसिटी है 100 गीगावाट्स का, 100 गीगावाट से ज़्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता, लाइक टोटल कैपेसिटी है। जब भी टोटल कैपेसिटी 100 गीगावाट्स का होता है, तो वो आप समझिए 80% पे प्लांट चलता है, कभी 100% प्लांट नहीं चलता है। तो अब जैसे अगर आप देखेंगे अचानक से लाइक कंजम्पशन जो है वो 70 या 60 से 80 या 90 टच करने लग जाएगा, तो क्या होता है कि वो जो एनर्जी क्रिएटर्स है
उनको ओपन मार्केट में जाके बिजली को खरीदना पड़ता है, उससे उनका भी प्राइस बढ़ता है। क्योंकि एक समय के बाद वो भी उस प्लांट में एडिशन नहीं कर सकते, उनको नया प्लांट बनाना पड़ेगा। और अभी क्या हो रहा है दुनिया भर में पिछले 10 साल में क्या हुआ था, वोकिज़्म के चक्कर में वो लोगों ने क्या किया, लोगों ने सोचा कि रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूचर है और हमें कोल पावर प्लांट, नेचुरल गैस किसी का जरूरत ही नहीं है। लकीली फॉर इंडिया हमारा पर कैपिटा इनकम अभी भी कम है, हम लोग अभी भी लाइक होता है ना डेवलप्ड इकोनॉमी में नहीं है, तो एटलीस्ट ये सब चीज़ हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ पे जो भी लाइक पावर प्लांट प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने इन्वेस्ट किया ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, कोल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में, और लाइक बेसिक एनर्जी बनाने के चक्कर में उन लोगों ने सब ध्यान ही नहीं दिया इस बातों पे कि सोलर वोलर, वो बाद में ऑब्वियसली सोलर रिन्यूएबल एडिशन कर सकता है आपका, पर आपका एक बेस डिमांड तो क्रिएशन की कोई तो फुलफिल करेगा ना, तो आज भी वो कोल ही करता है। दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे को लगता है पर्सनली, एक डिस्क्लेमर चला दीजिए, तो ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, कोई भी पावर प्लांट है जब भी वो एक्सेस ऊपर के काम कर रहा है, एग्जांपल सीएससी, अगर वो कलकत्ता में है, कलकत्ता में सीएससी बहुत एरिया में सिर्फ सीएससी है, एक समय के बाद उनका पावर प्लांट का कैपेसिटी 100 गीगावाट से 80 पे चला रहे हैं वो, और लाइक अचानक से होता है ना पीक डिमांड जो है दोपहर में गर्मी में एकदम, क्योंकि कोलकाता में काफी गर्मी चल रही है, गर्मी में अलग होता है, सब एसी चला रहे हैं, सब लाइक होता है ना बहुत ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है कूलिंग का, उससे क्या हो रहा है, शूट कर रहा है 110 गीगावाट या 120 गीगावाट, तो जो लास्ट का 30 गीगावाट है, 80 तक ही वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, 100 तक नहीं जा सकते वो, कोई भी प्लांट 100% एफिशिएंसी में रेयरली चलता है, तो अगर 80 तक वो बना रहे हैं तो 30 स्पॉट मार्केट पे खरीद रहे हैं, जरूरी नहीं है आपको हर समय लाइक होता है ना स्पॉट मार्केट पे अच्छा प्राइस पे मिले, तो बहुत बार अब क्या होगा ना, लोड शेडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास वो एनर्जी नहीं है सप्लाई करने के लिए। ये एक मेजर चैलेंज आने वाला टाइम में जो लोड शेडिंग हो रहा है ना, क्योंकि लोड शेडिंग होने से क्या होता है ना, फिर सरकार इन्वॉल्व हो जाता है, एक बार सरकार इन्वॉल्व हो जाता है ना, फिर बिजनेसेस के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, तो आने वाले टाइम में लाइक ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनीज है, उनको एक्सपैंड करना होगा अपना लाइक एनर्जी जनरेशन को, वो लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, उन लोगों ने प्रीएम्प्ट किया है, कि कोविड में उन्होंने देखा है चीज को, थनबर्ग भैया बताएंगे थोड़ी देर बाद में, कि कैसे कोविड में भी लाइक होता है पीक डिमांड लोड जो होता था वो काफी शूट कर जाता था, क्योंकि दोपहर में गर्मी है, सब घर पे बैठे हैं, कोई इतना जा नहीं रहा है बाहर, तो एसी वेसी चल रहा है ना, तो एकदम डिमांड स्काई रॉकेट करता है, रात को तो इतना नहीं लगता है लोगों को, लाइक होता है ना लाइक एसी और रिक्वायरमेंट इतना ज्यादा नहीं होता, तो वो वाला जो एस्पेक्ट है ना, वो बहुत क्रिटिकल हो जाता है लाइक चीजों में, वो पीक डिमांड वाला जो एस्पेक्ट होता है, क्योंकि एकदम से जो शूट करता है ना, तो डिस्कॉम्स भी संभाल नहीं पाते, कितना खरीदेंगे ऑनलाइन, लाइक होता है ना, ये कितना स्पॉट मार्केट भी इंडिया में इतना बड़ा नहीं है ना कि आप हर समय इतना लार्ज क्वांटिटीज खरीद सके, और आप देखिए समर सीजन में हर सभी लोग स्पॉट मार्केट में खरीदना चाह रहे हैं ना, प्राइसेस भी राइज कर रहे हैं, तो तनवर भैया बताएंगे अभी आपको आगे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो मतलब ये पूरा आपने बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई बहुत इंटीग्रेटली समझा दिया है लोगों को। अब इकोनॉमिक्स हमने सबने पढ़ी हुई, नहीं भी पढ़ी है तो पता मुझे, ठीक है। और 11वीं में हमें समझाया गया था डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, तो बेसिक वही कंसेप्ट ये रियल लाइफ में हमें दिख रहा है होता है। सेकंड चीज, ये जो कोविड वाला जो अभी आपने बोला, इसके अंदर मेजर चैलेंज टीयर 2 टीयर 3 के अंदर देखने को मिल रहा था, बट टीयर 1 फिर भी सर्वाइव कर गए। टीयर 1 का क्या है, टीयर 1 आप स्टिल प्रिपेयर्ड कि हाँ भैया हमारे यहाँ पे कंजम्पशन ज्यादा होने वाली है, हम एक एक्स्ट्रा बफर लेके चलते हैं, तो टीयर 1 में वो एक बफर के चलते कोविड के टाइम पे दे वर एबल टू सर्वाइव टिल अ सर्टेन पॉइंट। टीयर 2 टीयर 3 में लोड शेडिंग काफी होने लगी थी, आप लोग का अगर किसी का एक्सपीरियंस रहा हुआ तो बताना। मैं जमशेदपुर में था कोविड के टाइम पे, एंड मैंने काफी एक्सपीरियंस किया। ऑल्दो सरकार मैनेज कर गई थी वो लोड शेडिंग वाला पार्ट, सरकार ने एम्प अप कर दी थी प्रोडक्शन। अगर आपको पता भी हो तो कोविड में न्यूज आई थी कि कोल एकदम माइनिंग चालू हो गई है, सब कुछ एम्प अप हो गया है, उसको एकदम पहुंचाने के पीछे पड़ गई है सरकार बहुत फास्ट। और उसी टाइम के आसपास हमने उसके जस्ट बाद जब हमने स्टार्टिंग ऑफ फेज में चैनल चालू किया था, तो हमने एक आईएक्स करके स्टॉक की रिकमेंडेशन भी दी। रिकमेंडेशन का मतलब एक एनालिसिस दिया था कि ये मार्केट कैसे डेवलप हो रहा है। वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको एक रेलेवेंस पॉइंट भी मिल जाएगा, हम वो वीडियो ऊपर डाल देंगे आई बटन में। बट हाँ, तो ये पूरा कंसेप्ट आपका उसमें कवर हो जाएगा। एक और जो इंटरेस्टिंग चीज निकल के आ रही है ना, जो कि हम बात कर रहे थे, वो ये है कि न्यूक्लियर एनर्जी और वोकिज्म का जब आपने बात करी ट्री भैया, तो वोकिज्म के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी थोड़ी सी मरती हुई दिखी मुझे नहीं पता न्यूक्लियर एनर्जी के क्या फायदे हैं। मैं बोला न्यूक्लियर एनर्जी से बहुत ही ज्यादा गंदे वाले एकदम रेडिएशन हो जाते हैं, लोगों के ऐसे हो जाते हैं, जापान में हो गई। देखिए, लेकिन क्या कुछ है क्या फायदे, बताओ जरा। फायदे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, आपको हर चीज का फायदा नुकसान होता है, आपको ना बैलेंस्ड वे में चलना है। जैसे अगर आप जर्मनी को देखें, जर्मनी में एंजेला मर्केल थी, लाइक इतने साल से थी, वो खुद इंजीनियर है, वो जानती है न्यूक्लियर के क्या बेनिफिट्स है, उसके बावजूद भी लाइक होता है ना, वहाँ की राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री क्या थी, आई डोंट रिमेंबर, मेरे देश की है नहीं, सो आई डोंट केयर। सो मेरा पॉइंट है कि लाइक वो खुद इंजीनियर होके भी अपने पार्लियामेंट को नहीं समझा पाए कि क्यों न्यूक्लियर को हमें बंद नहीं करना चाहिए। आज भी अगर आप देखें, चाइना के पास आज कम से कम 500 रिएक्टर्स होने वाले हैं, लाइक जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसके बाद और उनका जो कॉस्ट है इतना मिनिमम है, लाइक कंपैरेटिवली। अभी यूएस ने एक न्यूक्लियर रिएक्टर सैंक्शन किया है जो 10 या 15 गीगावाट का है, और उसमें यूएस को $10 बिलियन लगा है, रुपया खर्चा, और लाइक जबकि चाइना वो सेम चीज को 1.5 बिलियन में कर रहा है। कॉस्ट डिफरेंशियल बहुत ज्यादा है। रशिया बहुत अच्छा काम कर रहा है इस सेगमेंट में, न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर में, लाइक एनर्जी क्रिएशन में। साउथ कोरिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, फ्रांस बहुत अच्छा। मेरा कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे कंट्रीज ने काफी अच्छा काम किया है और साइलेंटली करते रहे, क्योंकि क्या हो रहा था ना, बहुत प्रेशर बिल्डअप हो रहा था सबके ऊपर प्री कोविड। न्यूक्लियर बहुत टैबू टॉपिक है, जल्दी से कोई टच नहीं करना चाहता इस टॉपिक को, कि देखिए न्यूक्लियर में कुछ कांड हो गया तो फिर तो पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप समझिए, लाइक न्यूक्लियर फिजन टेक्नोलॉजी जो है वो इतना अमेजिंग टेक्नोलॉजी है, आपका मिनिमम वेस्ट में इतना एनर्जी प्रोड्यूस हो सकता है। और मैं नहीं बोल रहा इंडिया को
हर जगह रिएक्टर खोल देना चाहिए, पर आपको एक मिक्स भी क्रिएट करना चाहिए। इंडिया बना रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया धीरे-धीरे रिएक्टर्स को बना रहा है, सैंक्शंस भी है और लाइक होता है ना सैंक्शन्ड ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स और आने वाले टाइम में वो और भी मतलब बिल्डअप स्टार्ट हो जाएगा। पर अब पूरा वर्ल्ड भी इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि जो सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है, वो मेजर लाइक आने वाले टाइम में एक मेजर प्लेयर बनेगा एनर्जी ट्रांजिशन में। क्योंकि सारा चीज़ आप सोलर पे भी डिपेंड नहीं कर सकते या विंड पे भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर समय आपको सन नहीं मिलेगा, रात तो होगा ना, विंड भी कभी तो रुकेगा। लाइक और हाइड्रो भी इट्स मोर क्या होता है ना, हाइड्रो भी स्केल अप करना इज नॉट दैट ईजी। न्यूक्लियर में इट इज स्टिल ईजियर स्केल अप करना। और बस बात वही है कि आपको थोड़ा-सा लाइक स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ों को करना पड़ेगा, वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर्ली करना होगा, बट दैट इज द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस बेसिकली, लाइक इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। अगर आपको पता नहीं हो, मेरे हिसाब से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी अमेज़न ने एक न्यूक्लियर रिएक्टर खरीदा है, न्यूक्लियर रिएक्टर पावर्ड जीपीयू माइनिंग सिस्टम खरीदा है, जो उनका एआई डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। ये कंपनीज जो भी इन्वेस्ट करेगी उनको भी पता है लाइक होता है इट्स कॉस्ट एफिशिएंट थिंग। आफ्टर ऑल अगर कोई बॉटम लाइन पे इफेक्ट कर रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये टेक्नोलॉजी यूज करने से मेरा रुपया बचेगा और मेरा काम एफिशिएंटली होगा, तभी आप करेंगे। आफ्टर ऑल इट्स ऑलवेज अबाउट दैट, कैपिटल मार्केट्स आर ऑलवेज अबाउट दैट। लाइक होता है ना, कैपिटलिज्म का पॉइंट ही यही है कि हर चीज एफिशिएंट होना चाहिए और कॉस्ट एफिशिएंट होना चाहिए, तभी वो आपका एफिशिएंसी ग्रो करेगा और तभी आप उस चीज को यूज करोगे। तो धनबर भैया आप बताइए। अभी आपने फ्रांस का नाम लिया कि फ्रांस बहुत अच्छा था, बट मुझे याद आ रहा है कि फ्रांस में सबसे ज्यादा हमारी जीजी, हमारी प्यारी जीजी ग्रेटा थनबर्ग भी ऐसे न्यूक्लियर के अगेंस्ट गई थी, और ग्रेटा थनबर्ग जीजी ने जाकर के फ्रांस में भी बोला था और उन्होंने बंद करवाने के लिए बोला था। फ्रांस ने बोल दिया था हाँ हम बंद करते हैं, बट क्या किया उन्होंने नहीं। लेकिन उसकी वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज है जो थोड़ा बहुत कर रही थी, उन्होंने अपने एक्शंस रोक दिए थे, इंडिया बीइंग वन ऑफ देम, आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है, ये बहुत अच्छा है। और बाय द वे देयर इज वन मोर थिंग, अगर आपको न्यूक्लियर से बहुत ज्यादा डर है, एक सबसे इजी एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा, वो कि इंडिया के खुद के न्यूक्लियर टेस्ट, वो उत्तराखंड वगैरह सब जगह पे हुए हैं। आज उनकी रेडिएशन में कुछ नहीं है, बहुत बेसिक, बहुत मिनिमल रेडिएशन, और उसकी वजह से इट्स नॉट अ रेडिएशन हैजार्ड एट दैट पॉइंट, और वहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट हो चुका है तुम्हारा, तो हो सकता है वहाँ पे रेडिएशन की तुम्हारे रेडिएशन ओवरफ्लो कर जाए या ओवरफ्लो कर जाए, मेजर्स लिए जा सकते हैं, उतने साल पहले लिए गए, तो आज तो और ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी। एक और चीज जो मैं बोलना चाहूंगा वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। हम भैया बहुत ही तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। रोडों का क्या नंबर था, 20 किलोमीटर के 28 किलोमीटर पर डे, जो भी अब मेरे को लग रहा है आखिरी में 50 किलोमीटर नितिन गडकरी बोलेंगे कि 50 सेंचुरी पर डे मारो, चलो। लेकिन ये सब के अंदर बहुत सारे रॉ मटेरियल लगते हैं, बहुत मेटल्स लगते हैं, और मेटल्स के अंदर सबसे बड़ी चीज जो होती है वो ये है कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, हीट और ठंडे के चलते। टेम्परेचर जो इंडिया के अंदर है, इंडिया में दिन में गर्मी बहुत हो जाती है, रात को थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, लेकिन ठंड के टाइम पे फिर एक्सट्रीम ठंड भी हो जाती है, नॉर्थ इंडिया स्पेसिफिकली और बाकी रीजन में भी होता है कि ठंड भी काफी हो जाती है, फिर दिन में नॉर्मल हो जाता है टेम्परेचर। लेकिन ये जो कंटिन्यूस टेम्परेचर चेंज है, इससे आपका वेयर एंड टेयर बहुत होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। आज से 15-20 साल पहले जब थोड़ा टेम्परेचर मॉडरेट, टेम्परेचर थोड़ा कंट्रोल तरीके से चलता था, इतना क्लाइमेट चेंज का इशू था, तब वो इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा लंबे टाइम तक टिकता था, वो कैपिटल कॉस्ट एक बार लगती थी और वो लंबे टाइम तक सस्टेन करती थी। आज के उस कैपिटल कॉस्ट का रिटर्न तो है और वो कॉस्ट भी बढ़ गई, लेकिन वो क्या उतने लंबे टाइम तक चलेगी, वो एक क्वेश्चन बहुत बड़ा निकल के आता है। उसके अंदर भी क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लोग बात कर रहे हैं, कंटिन्यूस वेयर एंड टेयर के लोग बात कर रहे हैं कि कंटिन्यूस वेयर एंड टेयर मेंटेनेंस वगैरह करो। अब उसके अंदर मेरे को नहीं पता क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, मुझे तो इतना पता है लोहा लक्कड़ और सीमेंट लगा दिया बन जाता। अब इससे ज्यादा अगर समझना है तो हमारे ट्री भाई सब समझेंगे। देखिए 2 पॉइंट है इसमें। सब लोग ध्यान देते हैं इस बात के ऊपर कि होता है ना लाइक जल्दी से रोड बना देते हैं, जल्दी से टावर बिछा देते हैं, जल्दी से ट्रांसमिशन लाइन बिछा देते हैं। कोई मेंटेनेंस के बारे में बात नहीं करता है। मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत मेजर कॉस्ट होता है ये सब चीज़ों को मेंटेन करने का। और देखिए समझिए जो शहर में बैठा है घर पे उसको अपना बिजली चाहिए। क्या उसको मतलब है कि आप कैसे कर रहे हो मेंटेनेंस ये वो? वो जानता नहीं है, वो जानना भी नहीं चाहता है, बस करके दे दो उसको। बस वही वाली बात है। देखिए अभी लाइक होता है थनबर्ग भैया ने बताया अभी हमें कि कैसे रोड्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। रोड्स को हटा के अगर हम देखिए जो सेकंड इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें मेरा नज़र बहुत ज़्यादा जा रहा है वो है कि इलेक्ट्रिफिकेशन। लाइक हर जगह पोल्स, ट्रांसमिशन लाइन्स, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइक स्टील का सामान खड़ा हो रहा है, खंभा खड़ा हो रहा है कि इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। कोलकाता में जैसे कोलकाता को माना जाता है हब है वो स्टील का, और स्पेशली पोल्स लाइक ट्रांसमिशन लाइन्स, क्लस्टर्स, क्लैंप्स, ये सब जो चीज़ें हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है इन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और फ्लो के लिए। अब उसमें क्या है आप समझिए, कोलकाता इज गोइंग थ्रू अ बूम। अगर हम वहाँ देखेंगे वहाँ का जो स्टील इंडस्ट्री है वो बूम में जा रहा है। इतना डिमांड है कि वो दे नहीं पा रहे हैं। तो उसका रीज़न क्या है? एक तो फर्स्ट बहुत जगह पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, नया प्लांट्स बन रहा है, नया चीज़ें बन रहा है। और साथ में क्या हो रहा है ना, जहाँ वेयर एंड टेयर हो गया है, उसके लिए भी लाइक बहुत सारा लाइक जगह जहाँ पे होता है ना एक खंभा खराब हो गया है। लाइक होता है ना, ये इतना गर्म पड़ रहा है ना, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका जो क्लैंप साइडर है वो मुड़ गया है। एक बार मुड़ जाएगा ना वो, तो पूरा चीज़ खराब हो गया है। जिसके घर में बिजली जा रहा है, वो तो देखने नहीं गया ना ये सब चीज़। उसको उसका बिजली चाहिए। तो अब जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, जो ट्रांसमिशन कंपनी, उसके माथे आ गया कॉस्ट। इसीलिए अगर आपको पता हो आरईसी बोल के जो स्टॉक है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसका काम ही यही है। वो गाँव-गाँव जाके लाइक होता है ना इलेक्ट्रिसिटी लगाना और लाइक होता है ना ये चीज़ों को पोल्स लगाना, पाइपलाइन्स लगाना, लाइक ट्रांसमिशन लाइन्स लगाना। यही पॉइंट है। अडानी ट्रांसमिशन अगेन एनर्जी ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरी जगह। ये सब जो कंपनीज़ हैं लाइक होता है ना, इनका क्या वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इनका रनिंग कॉस्ट आपको दिखेगा, बुक्स में दिखेगा ना, कॉस्ट बहुत बढ़ गया है। इनका जो एसेट है, उसका डेप्रिसिएशन इन्होंने बहुत जल्दी से बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा वेयर एंड टेयर हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से।
ये आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से मेजर चैलेंज होने वाला है कि ये जो कैपिटल कॉस्ट जितना बढ़ रहा है सब मैन्युफैक्चरर्स का, सॉरी ट्रांसमिटर्स का, एनर्जी का और लाइक जो लास्ट माइल डिलीवरर्स है, उसकी वजह से क्या होगा, हमारे एंड यूजर और कस्टमर का भी प्राइस हल्का-हल्का बढ़ेगा। जब ये बढ़ेगा तो फिर ये पॉलिटिकल रिस्क बन जाएगा कंपनीज के लिए, क्योंकि क्या होगा ना, ज़्यादा प्राइस बढ़ाने से इलेक्ट्रिसिटी का भी वो एक पॉलिटिकल इश्यू बन जाता है। तो वो लोग भी ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स भी। उनको पता है फिर अगर एक बार सरकार और एक बार लोग इन्वॉल्व हो गए तो फिर इमोशन से बात होता है, धंधा के बारे में बात नहीं होता है। तो वो वाला जो एस्पेक्ट है ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक स्टॉक के बारे में बताऊँगा, दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन बाय द वे, बट मेरे हिसाब से अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आपको कॉन्स्टेलेक इंजीनियर्स को देखना चाहिए। इट्स एन एसएमई कंपनी जो पोल्स, क्लैम्प्स, कनेक्टर्स और ट्रांसमिशन लाइन्स के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लाइक दे आर डूइंग रियली गुड वर्क ऑन इन दैट सेगमेंट। आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से वो काफ़ी अच्छा काम वहाँ पे कर सकते हैं। ऑब्वियसली फाइनेंशियल रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, वो तो है, लेकिन मेरे को एक और चीज़ पूछनी थी आपसे, ये क्लाइमेट रेज़िलिएंट क्या चीज़ है भैया? ये कौन सी खेत की मिट्टी देखिए है जो क्या है हमेशा ना, मेरे हिसाब से ना क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ना बहुत ही अच्छा वर्ड है बोलने के लिए, ठीक है? पर कहने का मतलब बेसिकली यही है कि वी नीड टू गो बैक टू मटीरियल्स जो लाइक होता है ना, कॉस्ट एफिशिएंट भी हो और इतना जल्दी वेयर एंड टेयर नहीं हो, और अगर वेयर एंड टेयर हो तो उसका कॉस्ट रिप्लेसमेंट का बहुत कम हो। अब इसका मतलब क्या है? अब जैसे क्या है ना कि यूएस में अगर आप देखेंगे तो जो भी ट्रांसमिशन लाइन्स है ना, वो सब लकड़ा का बना हुआ है। अब इतना गर्म पड़ रहा है ना, तो क्या हो रहा है, वो जल जा रहा है। तो क्या वो क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। हमारे यहाँ सीमेंट है, तो सीमेंट इसलिए क्योंकि हमारे को हमेशा से पता था हमारा कॉस्ट सिस्टम्स बहुत हाई है, तो हम लोग सीमेंट को ही सबसे बेस्ट मानते हैं, और सीमेंट एक्चुअली अभी के टाइम के लिए ठीक है, क्योंकि जलेगा है नहीं वो, गिरेगा है नहीं वो। एक बार खड़ा हो गया सीमेंट तो खड़ा हो गया। अनटिल अनलेस ऑब्वियसली कुछ एक मेजर ही बहुत ही गर्म पड़ रहा है या कुछ एक क्रैक्स आ गया उसके अंदर, तो वो तो देखिए वो दिख जाएगा। इट इज़ अ प्रॉब्लम व्हिच कैन बी नोटिस्ड एंड फिक्स्ड। तो क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो मेरे दिमाग में आता है वो यही है कि कैसे आप उन चीज़ों पे शिफ्ट कर सको जहाँ पे आपका कॉस्ट बहुत कम है, लाइक होता है, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट अगर खराब हो गया, वेयर एंड टेयर जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो भी अनबेरेबल नहीं है, ताकि वो जो कंज्यूमर है उस पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। समझा। तो मतलब कुछ नहीं, ऐसा नया-नया आजकल नया शब्द सीखा हमने यूट्यूब पे, जुमला। तो जुमला से है क्लाइमेट रेज़िलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी वही है कि कैसे तुम बेटर प्रोडक्ट्स की तरफ जा सकते हो, वो चीज़ है कि बेटर मटेरियल्स कर लो। ठीक है, इसके अंदर और एक चीज़ निकल के आती है, लास्ट लेग ऑफ द कन्वर्सेशन, फिर हम इसके ऊपर एक फॉलो अप वीडियो भी बनाना चाहेंगे। कमेंट करना कि अगर फॉलो अप वीडियो करो। चाहिए, तो वीडियो में हम बताएँगे कि क्या कर रहे हैं, इंडिया क्या कर रहा है, ठीक है? सारे सॉल्यूशंस दिखाएँगे तुमको और सब कुछ ऐसा ढूँढ के लेकर के आएँगे। टाइम लगेगा लेकिन बना के देंगे। कमेंट करो, कमेंट नहीं आया तो फिर नहीं करेंगे। हाँ, फिर टाटा। मूड ऑफ हो जाता है। हाँ, तो टॉकिंग अबाउट दैट, एक जो इंटरेस्टिंग लाइन निकल के आता है जिससे मैं कंक्लूड भी करना चाहता हूँ हमारी पूरी कन्वर्सेशन को, वो एक ह्यूमन प्रोडक्टिविटी और इंडिया का ग्रोथ एंड क्लाइमेट चेंज के साथ बैलेंस। बिकॉज हमने देखा है जिस भी कंट्री ने हिस्ट्री में ग्रो करा है उसने क्लाइमेट का एकदम ऐसा एक पत्ता भी नहीं दिया क्लाइमेट को, उसने क्लाइमेट की ऐसी तैसी बचाई है। और अगर पर कैपिटा कार्बन कंजम्पशन की बात करें तो जब यूएस और लंदन में वो ग्रो करा था उस टाइम पे जब इतना कार्बन कंजम्पशन के एवेन्यूज भी नहीं थे, तब भी इंडिया की करंट पर कैपिटा कार्बन कंजम्पशन ज्यादा था उनका, करंट से ज्यादा। सोच रहे हो तो इंडिया कैसे बैलेंस करेगी ये सारी चीजें? इंडिया तो बोल रही है तो सब कर लेंगे हम, बट कैसे हो रहा है? देखिए क्या है ना, 2 चीज़ है इसमें। जब फर्स्ट टाइम कोई चीज़ बनता है ना, तो एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा होता है इसमें। जब फर्स्ट टाइम रेलगाड़ी बना था, तो उसमें ऑब्वियसली ज़्यादा एनर्जी लगा होगा। उसके बाद इटरेशंस में एफिकेसी बढ़ते गया। और मेरे हिसाब से क्या है ना, अब जो कि पॉपुलेशन भी बढ़ गया है ना, तो वो वाला आर्गुमेंट है ना, मेरे हिसाब से स्टिक नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि पॉपुलेशन में हमारा 2-4 टाइम्स हो गया है, लाइक होता है ना 2 4 टाइम्स। अलग-अलग देश का अलग-अलग है। सो मेरे हिसाब से आने वाला टाइम जो है, जैसे आपने बोला ना, लाइक जिस भी नेशन ने ग्रो किया, वो क्लाइमेट को ज़्यादा चिंता नहीं किया। तो ये क्या है ना, मेरे हिसाब से इंडिया भी बहुत चिंतित नहीं है क्लाइमेट को लेके। पर मेरा जो आने वाला टाइम में प्रेडिक्शन है इस बात को लेके, वो ये है कि आपको होना पड़ेगा। यू कांट कीप इट लाइक दिस, लाइक आप इस तरीके से नहीं चल सकते। उन लोगों ने जो किया, देखिए उस समय कोई बात ही नहीं कर रहा था उस बारे में। आज के टाइम में लाइक होता है ना, उस लेवल पे करना जो उन्होंने किया यूएस और यूके ने उस ज़माने में, आज कोई भी कंट्री कर ही नहीं सकता। आई थिंक चाइना वाज़ द लास्ट कंट्री, वो कट ऑफ बंद हो गया है चाइना के बाद में। चाइना में भी जितना मठमैल और जितना गंदगी करना था ना, वो केपेक्स बनाना, फैक्ट्रियाँ बनाना, उतना स्केल अप करना, वो हो गया है। तो अब वहाँ पे भी इतना स्केल नहीं आने वाला है। तो मेरे हिसाब से इंडिया में भी मेरा जो प्रेडिक्शन है कि इतना स्केल नहीं आने वाला है, जो लाइक कार्बन कंजम्पशन है उसमें। ऑब्वियसली बढ़ेगा हमारा फुटप्रिंट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं बढ़ेगा। पर जैसे यूएस में उस समय होता था कि हर 5 साल में उनका लाइक होता है ना, कार्बन फुटप्रिंट 2x या 2.5x बढ़ रहा था, जब उनका ग्रोथ फेज़ चल रहा था। तो मेरे हिसाब से वो यहाँ नहीं होने वाला है कंपैरेटिवली। प्लस मेरे हिसाब से इंडिया इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में जा नहीं रहा है, जैसा मेरा कहने का मतलब है, क्योंकि और डेमोक्रेसीज़ में हमेशा टाइम लगता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ लाइक एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स और लाइक होता है सोसाइटल हैज़ार्ड्स, और पॉलिटिकल रिस्क बहुत ज़्यादा है। लाइक अगर आप देखेंगे ग्राउंड लेवल पे लोगों के लिए क्या होता है ना, और आने वाले टाइम में जैसे-जैसे ये गर्मी है ना, देखिए क्या है ना, अगर आपने नोटिस किया हो इस बार के मैनिफेस्टो में, 2 जो मेजर पार्टीज़ हैं जो इंडिया के इलेक्शंस में लड़ रहे हैं, दोनों के लिए सस्टेनेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, बहुत पीछे था वो। अगर आप उनके मैनिफेस्टो में देखिए, ऐसे नहीं था एबीसीडी से स्टार्ट करे थे वो, अपने इंटरेस्ट वाइज़ इन्होंने लिखा है। सस्टेनेबिलिटी बस दोनों ने ऐसे भर दिया ना पेज को कि भाई मतलब भरना था। एटलीस्ट लाइक बीजेपी ने लाइक होता है ना, वहाँ पे मैं थोड़ा-सा क्रेडिट देना चाहूँगा, बहुत तो नहीं दूँगा मैं भी, क्योंकि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था पर्सनली स्पीकिंग सस्टेनेबिलिटी गोल सुन के। पर उन्होंने एटलीस्ट बोला है कि उतना सोलर कैपेसिटी और बढ़ाना चाहते हैं वो, और लाइक होता है ना उतना और।
जबकि अगर मैंने कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा, मैंने और कोई पार्टी का देखा नहीं है, सो सॉरी गाइस, 2 ही पार्टी का देखा मैंने। कांग्रेस का मैनिफेस्टो में तो ये भी नहीं लिखा है कि कितना सोलर कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, कितना नॉन रिन्यूएबल कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, कितना रिन्यूएबल कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं। वो बस बढ़ाना चाहते हैं, लाइक होता है ना। और सेम विद बीजेपी आल्सो, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। मेरा पॉइंट यहाँ पे बहुत सिंपल सा है, आने वाला जो 5 साल है, 5-6 साल है, उसमें ना एक धीरे-धीरे एक रियलाइजेशन आएगा कि क्लाइमेट भी एक मेजर चैलेंज है। अगर आपको पता हो थनबर्ग भैया, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है ये, कि सुप्रीम कोर्ट में ये मान लिया गया है कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, लाइक होता है ना, वो भी एक लाइक राइट है हमारा, हमें इसको रोकना है। लाइक ये जो हमारा जो लाइक हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो ये हमें से बर्बाद नहीं होने सकती, ये भी हमारा राइट है। तो आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से जो लिटिगेशन है, ये लिटिगेशन के वजह से और कोर्ट्स के थ्रू जब आएगा ये सब चीज़, आई थिंक ये आने वाले टाइम में एक मेजर पॉलिटिकल इश्यू बनेगा, और उसके बाद प्लस एक और चीज़ है, हाँ, आपकी सारी बातें बढ़िया हैं। एक और चीज़ है, मुझे लग रहा है कि सरकारें बहुत मायोपिक विजन के साथ जा रही हैं। वो जो होता है ना कि बस इतना सा देखा, वो घोड़े का वाला हिसाब किताब होता है ना, घोड़े के तरफ पर्दे लगा देते, तो घोड़े को जितना दिखता है वो उधर ही जाता है, ताकि घोड़ा इधर-उधर ना जाए। सरकार के साथ भी यही हो गया है, इतना सा दिख रहा है, इतना सा कर रही है और इतना सा निकल रहा है। अरे तुम, क्लाइमेट इज़ अ वेरी डाइवर्स थिंग, तुम फॉलो थोड़ी विजन, हर जगह पे अप्लाई होती है। क्लाइमेट का सबसे बड़ा चैलेंज जो निकल के आ रहा है, देयर माइट बी इंक्रीज इन वेल्थ गैप, पॉवर्टी ज़्यादा हो सकती है, जितने लोग पॉवर्टी में आज की डेट में और ज़्यादा लोग धकेले जा सकते हैं। अरे इंडिया तो ऑलरेडी गरीब है, वेल्थ गैप बढ़ जाएगा, इकोनॉमी तुम्हारी राइज करे, लेकिन वो तुम्हारे गरीब लोगों और गरीब होते जा रहे हैं, तुम्हारा तो खत्म ना, तुम देश में बचा किसको रहे हो, वो भी एक चैलेंज आएगा। जो आपने बोला ना फट्टे प्लस वाली ये बात, पॉलिटिकल बनेगा। हाँ, जो आपने बोली ना फट्टे वाली बात, ये एक मेजर चैलेंज है हमारे जैसे देश के लिए, जहाँ कि हमारे पास ना फिस्कल स्पेस नहीं है। समझिए आप बात को, लाइक जैसे चाइना जैसा देश है, लाइक होता है ना, अगर कल शी जिनपिंग को मन होता है कि बडी यू नो व्हाट, आई वांट 200 गीगावाट्स ऑफ सोलर एनर्जी, पूरा देश लग जाएगा भाई उसके पीछे कि 200 गीगावाट बनाना है, साहब को चाहिए, ओहो कुछ करो। मेरा पॉइंट क्या है ना, हमारे पास ना तो उतना फिस्कल स्पेस है, हम डिपेंड करते हैं प्राइवेट स्पेंडिंग के ऊपर में, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर में, तो उसमें क्या होता है ना, टाइम लगता है उसको शेप करने में और चीज़ों को बनाने में। सो मेरे हिसाब से क्या होता है ना, लाइक थोड़ा-सा गलत होगा ये बोलना कि होता है ना, लाइक कि हमारी सरकार बहुत मायोपिक है, या होता है ना बहुत फट्टे के साथ चले। हमारी सरकार में रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है, और ये सिर्फ इस सरकार का बात नहीं है, कोई भी आएगा, एनी पार्टी व्हिच कम्स, क्योंकि देखिए हम भारत सरकार की बात कर रहे हैं, पार्टी से फ़र्क नहीं पड़ता है इसमें। लाइक इतना लिमिटेड फिस्कल स्पेस है ना, वो ज़्यादा रुपया खर्चा कर ही नहीं सकते, ज़्यादा डेट लेंगे ही नहीं वो। ज़्यादा डेट लेने से भी प्रॉब्लम है ना, फिर करेंसी में प्रॉब्लम आने लगेगा। सो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत लाइक होता है ना, लेयर्ड टॉपिक है, बहुत लेयर्ड डिस्कशन है, इसका पार्ट 2 बनाना पड़ेगा, क्योंकि इतना कुछ एक बार में बात नहीं कर पाएंगे हम। धन्यवाद भैया, लास्ट कमेंट बताइए। लास्ट कमेंट हमारा तो यही है, कर दो कुछ तो कर दो, क्योंकि कर दो। बातें हो रही हैं, हो नहीं रहा है, और बातें तो हर जगह हो रही हैं, इंडिया बन रहा है, और जितना जा रहा है इंडिया की हाँ रिन्यूएबल करना है, सोलर लेकर के आ जाएंगे, विंड लेके आ जाएंगे, सब लेके आ जाएंगे, जो सबसे एफिशिएंट सोर्स है न्यूक्लियर, उसके ऊपर ज्यादा काम नहीं होगा। जितना हो रहा है अंडरवेलमिंग है, और हो सकता है, इंडिया के पास कैपेसिटी है, इंडिया के पास ब्रेन्स है करने को, बट है ना, और चाहिए। और दूसरी चीज जो आ रही है, आई थिंक इंडिया के लिए और बड़ा चैलेंज बनेगा क्लाइमेट चेंज, बिकॉज हम इक्वेटर के बहुत पास लाई करते हैं। This is one of the most hottest region in Earth. Equator is the hottest area in Earth. It receives maximum amount of sunlight. It receives maximum amount of heat. हम उसके जितना पास, जो कंट्रीज इक्वेटर के जितना पास होते हैं उसमें उतना ज्यादा हीट होती है। आप अगर देखेंगे मैक्सिमम डेजर्ट्स आपके इक्वेटर के पास होते हैं, इसलिए क्योंकि वहां पर गर्मी उतनी ज्यादा होती है। अब अगर हम इक्वेटर के जितना पास जाते हैं, ऑल्दो हम एक्जैक्टली इक्वेटर पे लाई नहीं करते हैं पूरा देश, बट हम जितना पास जाते हैं वो उतना बड़ा चैलेंज हमारे लिए, और ज्यादा बड़ा चैलेंज है। प्लस वाटर राइज एक बड़ा चैलेंज निकल के आता है, और भी दिक्कतें हैं। अब क्या ही बोले, हम तो परेशान हो गए हैं भैया। दिक्कतें खत्म हमारे नहीं हो जीजी को रही बुलाना होगा, हाँ, जीजी को बुलाना होगा, ग्रेटा जी आएंगे तो बात करते हैं, और क्या बोले। सही बात। चलिए उसी के साथ आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। चाचा, बाय बाय। चलिए।